नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा, साथ चलिए, सजा नहीं दूंगा। बसपा, टीडीपी, भाजपा और बीजेडी मेंबर्स के साथ कैंटीन में लंच किया, बिल पीएमओ ने भरा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संसद की कैंटीन में कई राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ लंच किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इन सांसदों को दोपहर 2:30 बजे इस अनौपचारिक लंच की सूचना मिली। प्रधानमंत्री जब कैंटीन में पहुंचे तो सांसदों से कहा कि मेरे साथ चलिए, आपको सजा नहीं दूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी और सांसदों की यह लंच मीटिंग करीब 45 मिनट चली। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर 4 तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आज दोपहर में शानदार भोजन का आनंद लिया। विभिन्न दलों और देश के विभिन्न हिस्सों से आए सांसदों के सहयोग से यह और भी बेहतर बन गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हुई एक्टिव, उम्मीदवार फाइनल करने के लिए 13 फरवरी को बुलाई पीएससी बैठक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी भी आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 13 फरवरी को पीएससी की बैठक, आम आदमी पार्टी कोल्ड पीएससी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का फैसला होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि अभी तक आम आदमी पार्टी असम में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीट मांग रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, इलेक्शन कमीशन बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवाइज 2024 रिपोर्ट जारी की। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयंत चौधरी एनडीए के साथ जाएंगे, दादा को भारत रत्न मिलने के बाद कहा, भाजपा के साथ आने पर किस मुंह से इनकार करूं। जी हां दोस्तों, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की बात कही है। एनडीए में जाने के सवाल पर जयंत ने कहा कि मुझे इतना वजन न दें, चुनाव हारे हो या जीते हो, गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीटें मिल रही है ये कोई मसला नहीं है, मैं किस मुंह से इनकार करूं, क्या अब कोई कसर बाकी है। मोदी जी ने दिल जीत लिया, यह बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत रत्न की घोषणा से बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी है। मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावनाओं को समझते हैं, जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। वे फैसला नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, कमलनाथ परिवार से बीजेपी की नजदीकी बढ़ी, ज्वाइनिंग फार्मूले पर मंथन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि इस बात पर मंथन चल रहा है कि ज्वाइनिंग का फार्मूला क्या रहेगा। सूत्रों ने यह भी कहा है कि कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुल नाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के कयासों को खारिज कर दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासी गलियों में कई तरह के कयास लगाना शुरू हो गए थे। वहीं अब सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि मार्च में कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। सीतारमण बोली, यूपीए ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया, इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट, इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण ने
शुक्रवार को यूपीए और एनडीए के 10 साल का कामकाज का श्वेत पत्र स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के कामकाज पर यह श्वेत पत्र बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रखा गया है। सीतारमण ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोल स्कीम, एनपीए, कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे मुद्दों के जरिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। सीतारमण ने कहा कि यूपीए की नीति कभी भी नेशन फर्स्ट की नहीं रही। इन्होंने फैमिली फर्स्ट नीति रखकर अर्थव्यवस्था को बदहाल कर डाला। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने जो सत्यानाश किया उसे हमने सुधारा और आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। स्पीच के अंत में सीतारमण ने कहा कि हमारी जिम्मेदार सरकार ने अर्थव्यवस्था को बहुत खराब स्थिति से उबारा है। आज ही यहां पहुंचे हैं तो 10 साल की मेहनत है। 2047 में विकसित भारत बनाने वाले हम ही होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे दौर की बातचीत जल्द, माले को मदद घटाने से भी इनकार। जी हां दोस्तों, मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह अब भारत का टेक्निकल स्टाफ लेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। जायसवाल ने मालदीव को भारत से मिलने वाली मदद में कटौती की बात को भी गलत बताया। कहा कि इसमें कमी नहीं की गई है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत जल्द ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में फिर से 40% कमीशन सरकार का आरोप, लेकिन अब निशाने पर नेता नहीं। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप फिर से जोर पकड़ रहा है। ठेकेदारों के एक संगठन ने राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि सरकार की सार्वजनिक परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। पिछले साल कर्नाटक में सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार पर भी ठेकेदारों ने यही आरोप लगाया है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। ठेकेदारों के एसोसिएशन ने कहा है कि नेताओं की जगह अब ब्यूरोक्रेट पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साल 2022 में एसोसिएशन के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार को 40% सरकार करार दिया था। पार्टी ने क्यूआर कोड के साथ 40% सरकार वेबसाइट के लिए एक पे सीएम अभियान भी शुरू किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी सरकार पब्लिक प्रोजेक्टों पर 40% कमीशन ले रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हल्द्वानी में हिंसा के बाद बरेली में हंगामा, पथराव, 4 लोग जख्मी। तोकीर रजा बोले कोई हमारा घर तोड़ेगा तो शांत नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हंगामा हो गया। पथराव में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इत्तेहाद मिलन काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोकीर रजा ने घटना के विरोध में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। तोकीर रजा ने शुक्रवार दोपहर दरगाह आला हजरत पर नमाज पढ़ी। इसके बाद गिरफ्तारी देने के लिए वहां से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के समझाने के बाद तोकीर रजा घर लौट आए। इसके बाद उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दरगाह से निकलने के बाद मौलाना के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालात को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स तैनात है। पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा, अब कर्मचारियों को दिया गया सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के हालिया घटना पर एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस दौरान घटना की समीक्षा की गई और इस दौरान संबंधित विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सभी को भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाए, इसका सख्त निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित गोकुलपुरी स्टेशन पर हाल ही में हुई घटना को लेकर डॉक्टर विकास कुमार ने तमाम स्टेशनों पर लोगों की सुरक्षा को लेकर एक्शन लेने के लिए कहा था। दरअसल दोस्तों गोकुलपुरी पर मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया। इससे एक व्यक्ति की मौत की खबर है, वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को झटका, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कोटा पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी फिलहाल शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में लंबे समय से शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश के सरकारी शिक्षक लंबे समय से अपनी अपनी अर्जी लगाए बैठे हैं। एक दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने विभाग, निगम और बोर्डों के कर्मियों के तबादले पर लगी रोक को 10 दिनों के लिए हटा दिया था। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों को यह उम्मीद जगी थी कि अब जल्द ही उनके तबादले का भी रास्ता खुलेगा, लेकिन शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 167 अंक बढ़कर 71,595 पर बंद। निफ्टी में 64 अंकों की तेजी रही। पेटीएम में 6% से ज्यादा की गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में
में शुक्रवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 167 अंक की बढ़त के साथ 71,595 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 64 अंकों की बढ़त रही है, 21,782 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। पेटीएम के शेयर में आज 6% से ज्यादा की गिरावट रही। ये 27.50 रुपए यानी कि 6.16% गिरकर 419.15 पर बंद हुआ। आरबीआई की ओर से ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएम पर 31 जनवरी को लिए गए एक्शन का बड़ा असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दे रहा है। तब से अब तक इसका शेयर 45% गिर चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जी बिजनेस के 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स पर सेबी की कार्यवाही। गैर कानूनी तरीके से मार्केट से 7.41 करोड़ प्रॉफिट कमाने का आरोप, सामान्य निवेशकों को हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने टीवी चैनल जी बिजनेस के 15 एक्सपर्ट्स को 7.41 करोड़ के प्रॉफिट को लौटाने को कहा है। इन सभी एक्सपर्ट्स पर एडवांस इंफॉर्मेशन के आधार पर गैर कानूनी लाभ कमाने का आरोप है। एक्सपर्ट्स ने 1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच चैनल पर अपने व्यू शेयर किए थे। इनमें निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथीधर, सार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड, काना ट्रेडिंग कंपनी, नितिन छलानी, रुपेश कुमार मटोलिया, अजय कुमार, रमाकांत शर्मा, सार सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रमावतार लालचंद चोटिया, किरण जाधव, आशीष केलकर, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता और सिमी भौमिक शामिल है। दोस्तों सेबी ने अगले आदेश तक बाजार में ट्रेडिंग करने से रोक दिया गया है। कुछ के बैंक अकाउंट से डेबिट को बैन कर दिया गया है और उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग से रिडम्पशन को कम कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश से बढ़ेगी सर्दी, ठंडी हवाएं करेंगी परेशान। जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में शीतलहर और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी 12 से 15 फरवरी के दौरान बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। वहीं उत्तरी राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 10 फरवरी को शीतलहर पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर 10 से 14 फरवरी के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर 10 और 11 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा के कुछ स्थानों पर 11 और 12 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जीवाड़ा, 40% घटे मरीज, फेक डाटा एंट्री के शक में लुधियाना के 28 क्लिनिकों को नोटिस। जी हां दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से खोले गए मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जीवाड़े की बू आ रही है। लुधियाना में इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर आउट पेशेंट विभाग के आंकड़ों में गड़बड़ी मिली है। फेक एंट्री के संदेह के चलते यह क्लिनिक जांच के घेरे में आ गए हैं। लुधियाना शहर में चल रहे 75 मोहल्ला क्लिनिकों में से 28 के अंदर मरीजों की संख्या काफी कम है। इनमें से कुछ क्लिनिक में तो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच मरीजों की संख्या में 40% से अधिक की गिरावट देखी गई। दूसरी ओर इन क्लिनिकों का एंट्री डाटा काफी अधिक है। इसके चलते सिविल सर्जन जितेंद्र सिंह और औलख ने 28 क्लिनिकों को नोटिस कर दिया है। कई क्लिनिकों में मरीजों की संख्या काफी अधिक रिपोर्ट की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 7,500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 7,500 करोड़ की नई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख और विशेष पिछड़ी जातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त वितरित की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क, रेल, बिजली और जल क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, ओटीटी प्लेयर्स की चिंता पर आईटी राज्य मंत्री बोले, जो आईटी नियमों को मनमाना मानते हैं उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए है नियम। जी हां दोस्तों, स्टोरी बोर्ड 18 डीएनपीए कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जो लोग आईटी नियमों को मनमाना मानते हैं उन्होंने नियमों का अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं किया है। ओटीटी प्लेयर्स की चिंता को लेकर उन्होंने यह बात कही। उनके अनुसार आईटी नियम उस कंटेंट को प्रतिबंधित और नियंत्रित करते हैं जो न केवल आईटी नियमों का बल्कि भारतीय दंड संहिता का भी उल्लंघन करती है। यदि आप नियमों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम बिल्कुल स्पष्ट और सरल हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान चुनाव, इमरान खान की पार्टी का किसी से भी गठबंधन से इनकार, कहा सरकार बनाने के लिए अकेले काफी। जी हां दोस्तों, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी ने शुक्रवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने कहा है कि वह अपने दम पर संघीय सरकार बनाने की स्थिति में है। इमरान खान की पार्टी के समर्थन वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों ने चुनाव के नतीजों के ऐलान में बहुत ज्यादा देरी के कारण अब तक चुनाव आयोग द्वारा घोषित 139 नेशनल असेंबली सीटों के नतीजों में से 55 पर जीत हासिल की है। इस बार भी चुनाव और मतगणना में धांधली के आरोप लगे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 43 सीटें मिली है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी को 35 सीटें ही मिली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, पेटीएम ने ग्रुप एडवाइजरी कमेटी बनाई, पूर्व सेबी चीफ एम दामोदरन कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, कंप्लायंस और रेगुलेटरी मामलों पर काम होगा। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के बोर्ड ने 9 फरवरी यानी शुक्रवार को एक ग्रुप एडवाइजरी कमेटी बनाई है। कंपनी ने इस बात की जानकारी बीएसईएनएसी को भी दी है। कंपनी ने बताया कि कंप्लायंस और रेगुलेटरी मामलों को और मजबूत करने में बोर्ड के साथ काम करने के लिए ग्रुप एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व सेबी चीफ एम दामोदरन इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अपडेटेड बजाज पल्सर N150 और N160 भारत में हुई लॉन्च, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुली डिजिटल डिस्प्ले, शुरुआती कीमत 1.18 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर N150 और N160 के 2024 एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया है। अपडेटेड बाइकें 2 नए वेरिएंट में पेश की गई है। पल्सर N150 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपए और पल्सर N160 की शुरुआती कीमत 1.30 लाख रुपए है। बाइक देश भर में सभी डीलर्स पर अवेलेबल है। कंपनी ने अपडेटेड बाइकों के टॉप वेरिएंट में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए बजाज राइड कनेक्ट ऐप से जोड़ा जा सकता है। इससे राइडर बाएं हाथ के स्विच गियर पर एक बटन का इस्तेमाल करके कॉल रिसीव या रिजेक्ट भी कर सकेगा। यह डिस्प्ले फोन की बैटरी और सिग्नल की स्थिति दिखाएगा। इसके अलावा कंसोल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी और एवरेज माइलेज भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाला साहब को भी दिया जाए भारत रत्न, राज ठाकरे ने की केंद्र सरकार से मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और भारतीय हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया गया। कुछ महीने पहले ही एस स्वामीनाथन का निधन हुआ था। जिस वैज्ञानिक ने इतना कुछ हासिल किया, उन्हें उनके जीवन काल में ही यह सम्मान मिलना चाहिए था। राज ठाकरे ने कहा कि अब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान कर राजनीतिक उदारता दिखाई है, तो उन्हें उसी तरह की उदारता दिखाकर बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। वहीं दोस्तों मनसे प्रमुख ने कहा कि इस देश के एक प्रमुख कार्टूनिस्ट और देश भर के सभी हिंदुओं में गौरव की अलख जगाने वाले अद्वितीय नेता इस सम्मान के हकदार हैं। ये मेरे और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए खुशी का क्षण होगा जिन्हें बाला साहेब के विचार विरासत में मिले हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।